दोस्तों, क्या शायद सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को या फिर उनके परिवार के सदस्यों को ज्यादा कमाने से रोकना चाहती है? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के तरफ से जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, वो एम्प्लॉई या उनके परिवार के कोई सदस्य बचत करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। अब दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर कुछ लोगों ने सरकार से ये शिकायत किया कि कर्मचारी और अधिकारी ऑफिस में बैठकर वर्किंग डे में ड्यूटी के समय बार बार मोबाइल खोलकर शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री करते रहते हैं, जिससे आम जनता को समस्या होती है। इससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। जिस शिकायत को संज्ञान में लेकर शायद सरकार ने बीते महीने 30 जून 2025 को राजपत्र में एक संशोधन करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 से प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में एक संशोधन करते हुए नियम 19 में उप नियम 5 के खंड 1 के उपखंड ड के बाद शेयर प्रतिभूति, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड में निवेश शब्द को जोड़ा गया है। उसी को नीचे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या फिर अन्य निवेशों की बार बार खरीदी बिक्री को इस उपखंड के अंतर्गत औचार यानी कि मिसकंडक्ट यानी कि अनुशासनहीनता माना जाएगा। यानी कि कर्मचारियों के द्वारा शेयर मार्केट में बार बार खरीदी बिक्री की जाती है तो उसको गलत माना जाएगा, उसको अनुशासनहीनता माना जाएगा। हालांकि कुछ जानकारों का दावा है कि कर्मचारियों के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नहीं रोका गया है, यानी कि कोई कर्मचारी एक बार पैसे लगाकर 5-10 साल तक बार बार मोबाइल खोल के नहीं देखता है तो इससे सरकार को कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि ड्यूटी टाइमिंग में रोजाना शेयरों की बार बार खरीदी बिक्री से सरकार को समस्या हो रही है। अब दोस्तों, इसी 30 जून 2025 के राजपत्र के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी की तरफ से 22 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी करके सभी विभागों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 संशोधन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया कि वही 30 जून 2025 के अधिसूचना के द्वारा शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड को नया जोड़ा गया और साथ ही साथ इसको जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल किया गया है। यानी कि वो संपत्ति जो मूव होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांसफर किया जाता है, उस चल संपत्ति के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ उनके कुटुंब यानी कि परिवार के सदस्यों के द्वारा भी शेयर मार्केट में या खरीदी बिक्री करने पर उसकी पूरी रिपोर्ट प्राधिकारी को यानी कि सरकार के अधिकारी को जानकारी देनी होगी। यदि उस संबंधित कर्मचारी का शेयर उसके 2 महीने के मूल वेतन के बराबर होता है तो, यानी कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है और 2 महीने की सैलरी 1 लाख होती है, तो अगर 1 लाख या उससे 1 लाख से अधिक शेयर की खरीदी बिक्री आपके द्वारा या आपके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा भी निवेश किया जाता है तो उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा इस राजपत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 365 दिनों के अंदर अंदर किसी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड या फिर कोई अन्य निवेश में करता है जिसकी कीमत उस कर्मचारी के 6 महीने के वेतन से अधिक होता है तो उस संबंधित कर्मचारी या फिर उसके परिवार के सदस्य को प्राधिकारी अधिकारी को इस एप्लीकेशन को सबमिट करके संपूर्ण जानकारी को देनी होगी। इसके बाद इस पत्र में जीएडी ने फिर से दोहराया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार बार खरीदी बिक्री को आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत नियमों में संशोधन करते हुए शेयर मार्केट निवेश को जोड़ा गया है और कुछ शर्तों के साथ रोक लगाने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस नियम को उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। और दोस्तों, लास्ट वाले पॉइंट पर कड़े शब्दों में कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को शेयर मार्केट में निवेश करने से रोकने के लिए या फिर बार बार शेयरों की खरीद बिक्री में अंकुश लगाने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया है। दोस्तों ये नियम आने के बाद अब प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की तरफ से इसका कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। दोस्तों आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर और फेडरेशन के अन्य पदाधिकारियों जैसे कि राजेश चटर्जी सर, जी आर चंद्रा सर की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस नए संशोधित नियम को प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए काला कानून बताया गया है और इसे कर्मचारियों और उनके परिवार को न मरे न मोटाए की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ यह है कि सरकार कर्मचारियों को न मरने देना चाहती है और न ही आगे बढ़ने देना चाहती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 22 जुलाई को जो आदेश जारी किया गया है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के विरुद्ध है, क्योंकि ये आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करती है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 39 का राज्य के सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। यह अनुच्छेद ये सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति के पास आय अर्जित करने के साधन होने चाहिए। दोस्तों इस संबंध में फेडरेशन का कहना है कि क्या सरकार ये चाहती है कि सरकारी कर्मचारी एक सीमित, निश्चित और एक निर्धारित आय में ही अपना जीवन यापन करें? क्या उनको उस सीमा से ऊपर जाकर अतिरिक्त धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है? सभी कर्मचारी ड्यूटी देते समय ऑलरेडी आचरण नियम में बंधा होता है। फेडरेशन का यह भी मानना है कि किसी कर्मचारी का यह भी कर्तव्य होता है कि वो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आचरण और व्यवहार करे और ड्यूटी के समय अपने कर्तव्य को छोड़कर कोई दूसरा काम न करे, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होती है। लेकिन निवेश करके अतिरिक्त आय प्राप्त करना भी संवैधानिक अधिकार है। निवेश करने से कर्मचारी के कार्य और उसकी प्रोडक्टिविटी या उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इससे सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होता है। इसलिए निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के दायरे में समेटना असंवैधानिक है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ईमानदारी पूर्वक इनकम टैक्स भरा जाता है और उनके अकाउंट से सरकार काट लेती है, जो कि किसी न किसी रूप से सरकारी खजाने को जो है वो भर रहा है। इसलिए कर्मचारियों के आय बढ़ने से सरकार को ही फायदा होगा। इसके अलावा फेडरेशन का यह भी कहना है कि कई कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य ऐसे भी हैं जिनके पास पैतृक संपत्ति या फिर खेती बाड़ी से भी इनकम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की फार्मिंग या छोटे छोटे व्यवसाय भी होते हैं, वहां से भी इनकम आता है। इसके अलावा कई कर्मचारियों के घर में धान का पैसा आता है और उसके बोनस की राशि भी आती है, वो भी एक इनकम का बड़ा स्रोत है। इससे भी कर्मचारी के परिवार की आय बढ़ जाती है। फेडरेशन का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी अपने बेटा बेटी या परिवार के अन्य सदस्यों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करता है तो ये अपराध की श्रेणी में कैसे आता है, जबकि कर्मचारी के द्वारा नियम अनुसार बाकायदा सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया जाता है। दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश में यहाँ पर कर्मचारी या कर्मचारी के कुटुंब के सदस्य के द्वारा भी शेयर मार्केट में निवेश करने या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने को भी सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है। यह नियम सरकारी कर्मचारियों के भले उनके लिए भले एक बार सही हो सकता है, लेकिन कर्मचारी के कुटुंब के सदस्यों के लिए कैसे सही होगा? इसके अलावा सरकार की तरफ से इस आदेश में कुटुंब शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। कुटुंब में आखिर कर्मचारी के पत्नी या फिर पति या माता पिता, भाई बहन या पुत्र पुत्री या फिर पुत्र वधू या दामाद कौन आएगा? अगर सरकार इन सभी को कुटुंब के दायरे में ला रही है तो लगभग ये सभी तो बालिग हैं, यानी कि वयस्क हो चुके हैं। उनको अपना खुद का व्यवसाय, अपना व्यापार या अन्य स्रोत अर्जन करने का अधिकार है। अब उनको कर्मचारी के रिश्तेदार के रूप में देखना और उनको परिवार व्यापार करने से मना करना व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। धन अर्जित करने से मना करना, जिसको भारत का संविधान कभी अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा इस मुद्दे पर फेडरेशन का यह भी कहना है कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में यह भी कहावत है, जिसको मैंने वीडियो शुरुआत में कहा था कि कर्मचारी मरे ना और मोटाए ना, यानी कि एक सरकारी कर्मचारी उतना ही धन अर्जित कर सकता है जिससे उसकी आजीविका चल सकती है, जितना सरकार को उसको वेतन देती है। इसके अलावा कोई दूसरे स्रोत में निवेश करके वो धन अर्जित नहीं कर सकता है। इसी विचारधारा से ऊपर उठकर बहुत से लोग अब व्यापार या व्यवसाय का रास्ता अपनाने लगे हैं, जिसमें शेयर मार्केट भी एक स्रोत है। जो लोग सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते या जो सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं, उनके लिए ये पूरी तरह से काला कानून है। वो अपने किसी
सरकारी कर्मचारी रिश्तेदार की वजह से वो अपनी आर्थिक उन्नति को क्यों रोके, वो अपने सरकारी कर्मचारी रिश्तेदार को अपने कमाई का हिसाब किताब क्यों दें, जबकि वो भारत का स्वतंत्र नागरिक है, जबकि वो लोग भी बाकायदा अपने अपने कमाई का इनकम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, सरकारी खजाने को भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भले वो किसी कर्मचारी के पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन या फिर कोई अन्य रिश्तेदार हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो जीएडी का यह आदेश खास करके सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब के सदस्यों या उनके परिवार के सदस्यों के संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत और काला कानून है। इसे सरकार को वापस लेना चाहिए, इसमें निर्दोष लोगों को नुकसान होगा। बाकी दोस्तों, कर्मचारी जगत से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? इस आदेश को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या इससे सरकारी कर्मचारियों या उनके परिवार को फायदा होगा या फिर इससे नुकसान होगा, और इस आदेश को वापस लेना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आपके जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों पेंशनर्स जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।